विनाश के रक्त के पहले 2 हिस्से मार्शल अलायंस में आ गए, लेकिन अब उन्होंने घोषणा की है कि वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। मास्टर अंकल पथिक के शब्द सुनकर आदर्श दंग रह गया। यदि मार्शल अलायंस वास्तव में रक्त चंद्रमा से संबंधित था या मार्शल अलायंस रक्त चंद्रमा द्वारा नियंत्रित था, तो मार्शल अलायंस ने विनाश के रक्त को स्वर्गयुग दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी और ये भी घोषणा की कि वे अब इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या तभी हो सकती थी जब उसने गलत अनुमान लगाया हो कि मार्शल अलायंस का रक्त चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों की व्याख्या कैसे की गई? आदर्श, मुझे लगता है कि इस मामले में कोई साजिश छिपी है। ज्योति ने अचानक अपनी आवाज भेजी, जिसका जवाब आदर्श ने सिर हिलाकर दिया। स्वर्गयुग दुनिया में वापस लौटते ही उन्हें अथाह शक्ति वाले विरोधियों का सामना करना पड़ा। वे केवल 2 थे और उनकी शक्ति अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वे केवल इस बात पर भरोसा कर सकते थे कि दुश्मन खुले में था, जबकि वे परछाई में छिपे हुए थे। आप जा सकते हैं। जो कुछ उसे जानना था वो पूछने के बाद आदर्श ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि मास्टर अंकल पथिक जा सकता है। मास्टर अंकल पथिक को राहत महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, हाँ सीनियर, निश्चिंत रहो, सीनियर के आने की खबर मुझसे लीक नहीं होगी मास्टर अंकल पथिक, हम तुरंत गायब हो जाएंगे। जैसे ही मास्टर अंकल पथिक बोल रहा था, उसने एक उड़ने वाली वस्तु का जादू किया और अपने श्वेत उड़ान संप्रदाय के शिष्यों को भागते हुए ले गया। 50 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरने के बाद ही श्वेत उड़ान संप्रदाय के अनुयायियों ने राहत की सांस ली। कई कायर तो पहले से ही ठंडे पसीने से तरबतर थे। आदर्श और ज्योति का सामना करते समय उन पर बहुत अधिक दबाव था। उन दोनों ने बहुत सारे विस्तृत प्रश्न पूछे। क्या वे विनाश के रक्त के लिए भी प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं? एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर अंकल पथिक ने हिचकिचाते हुए कहा, वे ऐसा करें या न करें, ये हमारे स्तर के लोगों की चिंता का विषय नहीं है। आज जो हुआ उसे लीक नहीं किया जाना चाहिए। समझ गए? हाँ, श्वेत उड़ान संप्रदाय के शिष्यों ने उत्तर दिया। आदर्श और ज्योति जैसी अद्वितीय हस्तियों को देखना उनके लिए बहुत प्रेरणादायक था। केवल ऐसी शक्ति से ही वे स्वतंत्र जीवन जीने की परिभाषा समझ पा रहे थे। लिन परिवार का प्रवेश द्वार बांस के जंगलों से ढका हुआ था। ऊपर से नीचे देखने पर दूर दूर तक इमारतें दिखाई देती थीं। हवा चलने पर बांसों के समुद्र से एक मनमोहक सरसराहट की आवाज निकलती थी। मिस्टी फे सागर और लिन परिवार के बीच की दूरी करोड़ों मील थी, लेकिन उनकी साधना का स्तर बढ़ने के बाद आदर्श और ज्योति के लिए ये दूरी कुछ खास नहीं थी। स्वर्गयुग दुनिया के शांत रहने की खबर मिलने पर लिन परिवार के लिए ज्योति की चिंता काफी कम हो गई थी। हालांकि वो अभी भी लिन परिवार की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अब 7 वर्ष बीत जाने के बाद और उनकी उपस्थिति पूरी तरह बदल जाने के बाद उन्हें अपनी पहचान उजागर न करने के लिए थोड़ा थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। आदर्श और ज्योति बांस के जंगल में छिप गए और लिन परिवार के इलाके पर नजर रखने लगे। लिन परिवार में शांति और सुकून था। ज्योति की आंखों में एक लालसा प्रकट हुई। वो परिचित इमारतों और पर्वत चोटियों को घूरती रही और उसके अतीत की यादें वापस आ गईं। उसने हल्की सी आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि कुलमाता कैसी हैं। पिछले कुछ सालों में लिन परिवार ने बहुत दबाव झेला होगा। दरअसल हम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में साधना करते हुए स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थे, लेकिन लिन परिवार को शायद इसका बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। हाँ, लेकिन लिन परिवार की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। जो भी गुट लिन परिवार को उखाड़ फेंकना चाहेगा, उसे एक मामूली कीमत चुकानी होगी। कोई भी ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं करेगा जहां कोई फायदा ना हो। आदर्श का मानना था कि जब तक लोग ये मानेंगे कि वो और ज्योति महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में छिपे हुए हैं, तब तक लिन परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। आदर्श और ज्योति लिन परिवार के आसपास के कई इलाकों से छिपकर उड़े। इसी दौरान उनके पास ही युआन क्यूई में अचानक उतार चढ़ाव आया। आदर्श और ज्योति रुक गए। अगले ही पल उनकी आकृतियां घने जंगल में गायब हो गईं। थोड़ी थोड़ी दूर पर लिन परिवार की वर्दी पहने कुछ युवा शिष्य उतरे। ये लोग शायद बाहर से किसी प्रशिक्षण अभियान से लौटे थे। वे यात्रा से थके हुए लग रहे थे। एक नाटे कद के युवक ने निडर भाव से गालियां दी, क्या बदकिस्मती है। शेनतू परिवार के कुल के बदमाशों ने युवा प्रतिभाओं की एक पीढ़ी खो दी है, फिर भी वे जिशो पर्वत पर प्रशिक्षण में शामिल होने आए हैं। वे हमें हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सावधानी न बरतते तो मौका मिलते ही वे हम पर हमला भी कर सकते थे। एक युवती जो ज्यादा उम्र की लग रही थी ने जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है। शेनतू परिवार के कबीले को मार्शल अलायंस का समर्थन पाने के लिए कुछ न कुछ तो किस्मत की जरूरत थी। अब हम इसे धैर्यपूर्वक सहन कर सकते हैं और दूसरे गुटों के साथ साथ टकराव पैदा नहीं कर सकते। बड़ी बहन निर्मला सही कह रही हैं।
एक अन्य युवक ने कहा। युवा लिन परिवार के शिष्यों के इस समूह में निर्मला और 6 अन्य किशोर लड़के और लड़कियां शामिल थे। योद्धाओं को विकसित होने के लिए दुनिया के कठोर वातावरण की परीक्षाएं सहन करनी पड़ती थीं। वीरान जानवरों से लड़ना और उनका शिकार करना जरूरी था। हालांकि 7 साल पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र अभियान के बाद से लिन परिवार के शिष्यों को हर बार बाहर जाते समय सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि लिन परिवार के बहुत सारे दुश्मन थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि शेनतू परिवार, जिसकी लिन परिवार से सबसे ज्यादा दुश्मनी थी, को मार्शल अलायंस के उच्च अधिकारियों ने महत्व दिया। उन्हें कई संसाधन दिए गए, जिनमें कई दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां भी शामिल थीं। इससे न केवल शेनतू परिवार कबीले ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली, बल्कि कई बड़े गुटों के बीच उसे शक्ति और प्रतिष्ठा भी मिल गई। लिन परिवार के शिष्यों के बीच हुई बातचीत सुनकर ज्योति की भौहें थोड़ी थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि लिन परिवार ने घोषणा कर दी थी कि उन्होंने उससे और आदर्श से नाता तोड़ लिया है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। सभी जानते थे कि लिन परिवार आत्मरक्षा का यह तरीका अपना रहा था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उन्हें जो भारी नुकसान हुआ, उसका दोष अभी भी लिन परिवार पर ही मढ़ा जा रहा था। आदर्श और ज्योति ने इन लिन परिवार के शिष्यों का अनुसरण किया और शीघ्र ही वे लिन परिवार पर्वत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। आमतौर पर लिन परिवार के शिष्य लिन परिवार के पर्वतीय प्रवेश द्वार पर पहरा देते थे। हालांकि बाहर भी लोगों का एक समूह इकट्ठा था। जब लिन किंग और उनके साथी प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो लोगों के उस समूह में से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं और उनका रास्ता रोक दिया। निर्मला ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे, क्योंकि वो उसके कदमों में रुक गई थी। ये फिर से तुम हो? निर्मला ने ठंडे स्वर में कहा और अपने गुस्से को दबा लिया। 30 साल का एक विद्वान वेशभूषाधारी व्यक्ति आगे आया। वो हाथ में पंखा लहराते हुए मुस्कुराया। ठीक है मिस निर्मला, हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मार्शल अलायंस के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए ऐसा करना मेरे लिए मजबूरी है। मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास साधना के लिए समय ही नहीं है। इस विद्वान व्यक्ति का नाम यतिन था। वह ली अग्नि संप्रदाय का सदस्य था और कुलवंत का वरिष्ठ भाई था। यद्यपि यतिन ने मार्शल अलायंस के लिए काम करने की शिकायत की थी, लेकिन उनके शब्दों में दिखावे की कोई कमी नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में मार्शल अलायंस ने अपने संसाधनों के वितरण में वृद्धि के साथ साथ और भी अधिक गति प्राप्त की है। यदि कोई मार्शल अलायंस में प्रवेश कर सके और उसमें कोई पद ग्रहण कर सके तथा वरिष्ठों की मान्यता प्राप्त कर सके, तो साधना में उसका भविष्य सुगम हो जाएगा। निर्मला ने ठंडे स्वर में कहा। स्पष्ट रूप से उसका इस आदमी से और कुछ कहने का इरादा नहीं था। ठीक है, आप सभी सम्मानित लोगों, नियमों के अनुसार मुझे पूछना होगा कि आप कहाँ गए थे, और हाँ, आपके सामान के साथ साथ आपके इंटरस्पेशियल रिंग्स की भी जांच करनी होगी, यतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो किसी बहुत ही नेक बात पर बात कर रहा हो। हमारे इंटरस्पेशियल रिंग और सामान की जांच? यतिन, ज्यादा दूर मत जाओ। जब हम निकले थे तो तुमने हमें रोका था और तरह तरह के सवाल पूछे थे। अब तुम 1 इंच लेने के बाद 1 गज भी ले रहे हो। पहले अन्याय झेल चुके युवक को यतिन की बातों से एक बार फिर गुस्सा आ गया। वो आगे खड़ा होकर चिल्लाया, यतिन, तुम आखिरकार लिन परिवार के इलाके में ही हो? ज्यादा दूर मत जाओ। एक और लड़की भी बेहद गुस्से में थी। सालों से लिन परिवार के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? क्या इस पहाड़ी प्रवेश द्वार के आगे लिन परिवार का क्षेत्र नहीं है? तुम अभी तक वहां नहीं गए हो तो तुम इसे लिन परिवार का क्षेत्र कैसे मान सकते हो? यहां शव की तलाशी लेने के लिए मैं यतिन लिन परिवार के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ मैं बस एक नियमित निरीक्षण कर रहा हूं। ये मार्शल अलायंस का आदेश है। मिस निर्मला, मैं भी आपका ध्यान रख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि महान महारानी के रहस्यमय लोक में कई गुट अपने मृत पारिवारिक कुल के शिष्यों का बदला लेने के लिए आदर्श की तलाश कर रहे हैं। मुझे ये भी चिंता है कि जब आप लिन परिवार के परिसर से बाहर निकलेंगी तो आप आदर्श से संपर्क करने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल करेंगी। अगर ऐसा है तो भविष्य में आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक बार फिर यतिन ने मार्शल अलायंस को अपना तुरुप का पत्ता बना लिया। उसके शब्द स्थिति का फायदा उठा रहे थे। मार्शल अलायंस ने लोगों को अचंभित कर दिया। मार्शल अलायंस के नियंत्रण वाले खजानों या दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों को नजरअंदाज कर दें, जिन पर बड़े परिवार के कई दिग्गज कबीलों के लोग लालच करते थे, तो मार्शल अलायंस की ताकत ही असाधारण थी। कई साल पहले एक मार्शल टी सेशन में मार्शल अलायंस के बैनर तले शिष्यों और दिग्गज हस्तियों ने भीड़ को दबाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इससे कई बड़े गुटों में गुस्सा करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। फिर मार्शल अलायंस के अलायंस लीडर की ताकत निश्चित रूप से अथाह थी। मार्शल अलायंस के पास बल के माध्यम से दूसरों पर हावी होने की पूंजी थी। जब निर्मला ने मार्शल अलायंस का जिक्र सुना तो उसने ठंडे स्वर में कहा,
मार्शल अलायंस? मुझे नासमझ मत समझो, ये तो बस कुछ संप्रदाय हैं जो शेंतु परिवार के साथ साथ मिलकर मार्शल अलायंस के उच्च वर्ग में फूट डाल रहे हैं, काले और गोरे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मार्शल अलायंस के बुजुर्गों को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए हमारे लिन परिवार पर प्रतिबंध और निगरानी लगाकर तुम नीच लोगों को महानता का तमगा दे रहे हो। निर्मला का गुस्सा पहाड़ों में गूंज उठा। आदर्श और ज्योति इसे सुनकर चुप रहे। शायद शेंतु परिवार और महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में पीड़ित वे बदकिस्मत संप्रदाय आग को हवा नहीं दे रहे थे। लिन परिवार को निशाना बनाने वाला मार्शल अलायंस ही था। वे बस शेंतु परिवार के कबीले को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लिन परिवार केवल उचित रूप से झुककर आवश्यक रियायतें दे सकता था। जब तक कि लिन परिवार की सीमा रेखा से बाहर न हो, लिन परिवार इतने बड़े गुटों के साथ साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। मार्शल अलायंस शक्तिशाली है और इसने धीरे धीरे लोगों के मन में जगह बना ली है। यहां तक कि लिन परिवार के अनुयायी जो इन कृत्रिम बाधाओं का सामना करते हैं, मानते हैं कि मार्शल अलायंस के बुजुर्गों को मूर्ख बनाया जा रहा है। दरअसल मार्शल अलायंस ही वो गुट है जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की विरासत को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। अगर हमारे ठिकानों के बारे में पता चला तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आदर्श ने अपनी आवाज ज्योति तक पहुंचाई। अगर मार्शल अलायंस पर रक्त चंद्रमा का नियंत्रण था या वो रक्त चंद्रमा का एक हिस्सा भी था, तो स्वाभाविक रूप से वो प्राचीन महान महारानी और नीलांबर से बेहद नफरत करता होगा। उनके उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें जरूर मार डाला जाएगा। आदर्श, अब हम क्या करें? ज्योति कोई अच्छा विचार नहीं सोच पा रहा था क्योंकि दुश्मन बहुत शक्तिशाली था। आदर्श थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए बोला, अब रक्त चंद्रमा ने हमें अपनी हत्याओं की सूची में सबसे ऊपर जरूर डाल दिया है। हालांकि डार्स ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक डार्स के साथ साथ उनके लिए हमें ढूंढना आसान नहीं होगा। हमें कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सा समय लेना चाहिए। हमें विनाश के रक्त की जांच शुरू कर देनी चाहिए। विनाश के रक्त के अचानक प्रकट होने से आदर्श के मन पर एक गहरा बादल छा गया। मार्शल अलायंस के लिए डैश देवताओं के रक्त डैश कहे जाने वाले किसी पदार्थ को स्वर्गयुग दुनिया तक पहुंचने देना असंभव था। जब आदर्श और ज्योति युआन क्यूई ट्रांसमिशन के माध्यम से संवाद कर रहे थे, निर्मला और कंपनी लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार के सामने झुक गए थे। हालात के आगे झुकने से कैसे रहा जाए? लिन परिवार के बुजुर्गों ने भी कनिष्ठों को यही करने की सलाह दी थी। उन्हें जितना हो सके उतना सहना होगा। अब लिन परिवार ने कई बड़े गुटों को नाराज कर दिया था और मार्शल अलायंस ने उन्हें निशाना बनाया था। लिन परिवार के अनुयायी जो स्वर्गयुग दुनिया में घूमते थे, बेहद सावधान थे। पेड़ के एक पत्ते के गिरने पर भी उन्हें अपने सिर का डर सताता था। मेरी अंतरिक्षीय अंगूठी यहां है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं यतिन। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ध्यान रखना कि सीमा पार न हो। कौन जाने भविष्य में क्या होगा। निर्मला के पास अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी बड़ी बहन के नेतृत्व में बाकी युवाओं को भी अंगूठियां सौंपनी पड़ी, भले ही वे बहुत अनिच्छुक हों। मिस निर्मला, आप जो कह रही हैं वो सही नहीं है। यतिन ने धीरे धीरे अपना पंखा हिलाया और अपनी विशिष्ट विद्वान मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मिस निर्मला, मैं तो बस मार्शल अलायंस की सेवा कर रहा हूं। सब कुछ बस एक रूटीन निरीक्षण है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसे जैसे मैं आपको मजबूर कर रहा हूं? मैं ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। अब आदर्श और ज्योति मार्शल अलायंस का केंद्र बिंदु है, इसलिए बेहतर होगा कि मिस निर्मला उनसे स्पष्ट दूरी बनाए रखें। जैसे ही यतिन ने बात की, उसने निर्मला के अंतरिक्षीय वलय को खंगालना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। उसने निर्मला के अंतरिक्षीय घेरे में रखी चीजें भी एक एक करके निकाल लीं। गोलियां, अवशेष, साधना तकनीक की नियमावली, हथियार और डिस्क एरे। ये चीजें कीमती नहीं थीं, लेकिन निर्मला का चेहरा लाल हो गया। उसे अपमानित महसूस हुआ। बाद में यतिन ने निर्मला के अंतरस्थानिक घेरे से महिलाओं के वस्त्रों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जैसे जैसे स्कर्ट, ट्यूनिक्स और बिना आस्तीन की वास्कट। यतिन के कई नौकर इसे देखकर हंस पड़े। हा हा हा, सुगंधित, वास्तव में सुगंधित। कुछ नौकरों ने गहरी सूंघ भी ली, क्योंकि उन्होंने निर्मला की पोशाक को सूंघने की अतिरंजित हरकतें की, जैसे जैसे कि वे निर्मला की शारीरिक सुगंध का आनंद ले रहे हों। यतिन ने मुस्कुराते हुए डांटा, अरे नालायक, थोड़ी सी तो शराफत करो। मैं यहां काम कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन कपड़ों में कुछ छिपा है। जैसे जैसे वो छोटा सा कमीना आदर्श महान महारानी के रहस्यमय लोक से कोई साधना तकनीक पुस्तिका निकाल रहा है। हा हा, युवा स्वामी, आप सही कह रहे हैं। उसके अंतर वस्त्रों का क्या? आपको उनकी भी जांच करनी चाहिए। कुछ विरासत बहुत छोटी हो सकती है और वे वहां छिपे हो सकते हैं। नौकरों के समूह ने एक अश्लील हंसी हंसी। लिन परिवार के शिष्यों की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि वे अपने क्रोध की सीमा पर पहुंच गए थे। निर्मला ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आंखों से हत्या का इशारा किया।
उसके सारे अंतर्वस्त्र उसके बाहरी कपड़ों के नीचे रखे हुए थे। अगर यतिन उसमें खोजबीन करता रहा तो वो उन्हें जरूर निकाल लेगा। कोई महिला सार्वजनिक रूप से अपने अंतर्वस्त्रों की तलाशी कैसे ले सकती है? ये सार्वजनिक रूप से उसे नंगा करने से कुछ अलग नहीं था। यतिन, अगर तुम्हारे हाथ फिर से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। निर्मला का हाथ पहले से ही तलवार की मूठ पर था। वह अपनी साथी तलवार लिए हुए थी क्योंकि उसने उसे अपनी अंतर अंगूठी में नहीं रखा था। यतिन ने निर्मला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिस निर्मला, मैं ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। क्या आपके लिन परिवार ने उस राक्षसी जोड़े आदर्श और ज्योति के साथ साथ पहले ही स्पष्ट रेखा नहीं खींच ली थी? कई गुट इस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं आपके लिए संदेह दूर कर रहा हूं। इसके साथ साथ आप भी मेरे जैसी नहीं है। केवल अगर आदर्श और ज्योति महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आएं तो वे मेरी रुचि जगा सकते हैं। जहां तक लिन परिवार के अन्य शिष्यों की बात है तो मैं उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले सकता। यतिन ने निर्मला की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो 30 साल का था और उसकी साधना का स्तर निर्मला से कहीं ज्यादा ऊंचा था, और अपने ही स्तर के लोगों से लड़ने की क्षमता के मामले में वो निर्मला से कहीं आगे था। तो फिर डरने की क्या बात थी? क्या हिम्मत है! अगर आदर्श और सीनियर सिस्टर ज्योति एकांतवास से बाहर आ गए तो वे तुम्हें उंगली से मार डालेंगे। निर्मला भड़क गया। हालांकि लिन परिवार ने घोषणा कर दी थी कि उन्होंने आदर्श और ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। लिन परिवार के सभी शिष्य जानते थे कि यह एक उचित कदम था। निजी तौर पर लिन परिवार के शिष्य आदर्श और ज्योति को अपना आदर्श मानते थे। भविष्य में आदर्श और ज्योति क्रमशः अद्वितीय महान सम्राट और महान महारानी बनने वाले थे। लिन परिवार के लिए यह कैसा गौरवशाली दृश्य होगा जब दो अद्वितीय महान सम्राट प्रकट होंगे। आदर्श, ज्योति। हा हा हा, यतिन हंसी से फूट पड़ा। क्या आपको लगता है कि जब तक आपका लिन परिवार आदर्श और ज्योति के एकांतवास से बाहर निकलने का इंतजार करता रहेगा, तब तक आपके लिन परिवार की ताकत बढ़ती रहेगी और वो ऊंचा उठता रहेगा? तुम कितने भोले हो! मुझे तुम्हें ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि अगर आदर्श और ज्योति एकांतवास से बाहर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। हालांकि जैसे ही वे बाहर आएंगे उनकी मौत निश्चित रूप से भयानक होगी। उन्होंने कई बड़े गुटों और मार्शल अलायंस को भी नाराज किया है। उन्हें बहुत पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। मार्शल अलायंस की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो क्या हुआ अगर आदर्श और ज्योति प्रतिभाशाली हैं? मार्शल अलायंस के सामने वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। मार्शल अलायंस के महत्वपूर्ण लोगों को नजरअंदाज कर दें तो मार्शल अलायंस के युवा प्रतिभाशाली लोग भी आदर्श या ज्योति की बराबरी नहीं कर सकते। मार्शल अलायंस ने एक स्वर्गीय ताओ संघ की स्थापना की है जो कई प्रभावशाली रहस्यवादी क्षेत्रों और विरासत को नियंत्रित करता है। उनके भीतर अनगिनत प्रतिभाएं हैं, क्या आप जानते हैं? और मुझे यतिन को भी साधना के लिए स्वर्गीय ताओ संघ में चुने जाने का अवसर मिला। जब समय आएगा तो मैं तुम जैसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहूंगा। और अगर आदर्श और ज्योति आ भी गए तो क्या हुआ? मैं उन्हें फिर भी हरा दूंगा। जैसे ही यतिन ने बात की, उसने सहजता से अपने बगल में खड़े अपने अनुचरों की ओर अंतरस्थानिक अंगूठी फेंक दी। इसका आनंद लो। एक नौकर अश्लीलता से मुस्कुरा रहा था और रिंग में अंडरवियर खोज रहा था। निर्मला की आंखें ठंडी हो गईं। हवा के टूटने की आवाज के साथ साथ निर्मला ने हमला किया। 4 फुट लंबी नीली तलवार नीले सांप की तरह हिलती हुई यतिन के बगल में खड़े नौकर के गले पर वार कर रही थी। हालांकि यतिन पहले से ही तैयार था और उसने एक हाथ से निर्मला की तलवार पकड़ ली। पेंग! यतिन के दाहिने हाथ से लाल रंग की आग की लपटें निकल रही थीं। उसका हाथ आग की लपटों में घिरा हुआ था, जबकि निर्मला की तलवार उसके हाथों में फंसी हुई थी। जीत जीत जीत! निर्मला की नरम तलवार अपार शक्ति के तहत मुड़ने लगी, लेकिन ब्लेड अभी भी निर्मला की हथेलियों से बच नहीं सका। उसने अपने नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली, लेकिन उस पर कोई घाव नहीं हुआ। ये यतिन द्वारा विकसित एक चाल थी जिसका नाम था इन्फर्नो मेटल मेल्टिंग हैंड। इसमें 5 तत्वों के अग्नि और धातु तत्वों के नियमों को आधार बनाया गया था। अपने से कमजोर विरोधियों के विरुद्ध वो अपने नंगे हाथों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, और अगर उनके प्रतिद्वंद्वी का हथियार और भी कमजोर होता तो वो अपने अग्नि तत्व युआन क्यूई का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार को पिघला सकते थे। आग की लपटें जलती रहीं। जैसे ही यतिन ने निर्मला की तलवार थामी, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वो निर्मला से 10 साल बड़ा था, इसलिए जब तक कोई अद्वितीय प्रतिभा न हो, अंतर को पाटना असंभव था। अरे मिस निर्मला का गुस्सा तो ठीक नहीं है। यतिन बेकाबू होकर हंसा। जैसे ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई, एक धधकती हुई ज्वाला सी युआन क्यू निर्मला की तलवार में घुस गई। तलवार इतनी जोर से कांपने लगी कि निर्मला लगभग छूट ही गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और पूरी ताकत से तलवार को थामे रही।
उसकी तलवार अच्छी क्वालिटी की तो नहीं थी, पर बचपन से ही उसके साथ थी, इसलिए उससे उसका भावनात्मक लगाव था। लेकिन अब उसे अपने हाथों में पकड़ी तलवार से असहनीय गर्मी का एहसास हो रहा था और उसकी आंखें आंसुओं की परत से धुंधली हो रही थीं। अन्याय। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना गंभीर अन्याय महसूस नहीं किया था। वो जानती थी कि लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार के आसपास कई बुजुर्ग मौजूद हैं। वे यह दृश्य देख सकते थे, लेकिन वे प्रकट नहीं हुए। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ली अग्नि संप्रदाय और कई अन्य बड़े संप्रदायों के भी आसपास बड़े बुजुर्ग रहते थे। अगर लिन परिवार का कोई बड़ा प्रकट होता तो वे भी प्रकट हो जाते। अगर कोई लड़ाई शुरू होती तो अंततः लिन परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ता। दूसरों द्वारा तंग किए जाने तथा अपनी ताकत को दूसरों से कमतर समझे जाने के कारण वो स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। निर्मला के पीछे खड़े कई लिन परिवार के शिष्य अब इसे सहन नहीं कर सकते थे और वे अपनी चाल चलने वाले थे। जहां तक यतिन के अनुचरों की बात है तो स्वाभाविक रूप से वे उनसे आगे नहीं निकल सकते थे। ताकत के मामले में ली अग्नि संप्रदाय शेन तू परिवार के कबीले से ज्यादा शक्तिशाली था और उन्होंने लिन परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्या तुम आगे बढ़ रहे हो? यतिन के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे मजबूत समर्थन का एहसास हुआ। वो ये भी जानता था कि लिन परिवार आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय दूर बांस के जंगल में आदर्श ने सब कुछ देख लिया था। उसकी नजरें ठंडी पड़ गईं। उसने एक हाथ से अपनी अंतराकाशीय अंगूठी पर दबाया। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? ज्योति ने आदर्श की हरकत पर ध्यान देते हुए अपनी आवाज भेजी। आदर्श ने सिर हिलाया। चूंकि हम रक्त चंद्रमा के खिलाफ जाने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह पेश होना ही होगा। अगर ये कुछ दिन पहले भी हो तो कोई बात नहीं। ज्योति ने गहरी सांस ली। लिन परिवार के शिष्यों का अपमान देखकर उसे चैन कैसे मिलता? हालांकि हालात के चलते उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने आदर्श को समझाया, ज्यादा परेशानी मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे लिन परिवार को परेशानी हो जाए। चिंता मत करो, मैं खुद को जानता हूं। आदर्श जब बोल रहा था तब तक वो जंगल से बाहर निकल चुका था। भेष बदले हुए आदर्श लंबे और दुबले पतले थे। वो साधारण दिखने वाले थे और उनका चेहरा ऐसा था कि अगर उन्हें भीड़ में भी फेंक दिया जाए तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। उन्होंने काली कमीज और बांस की टोपी पहन रखी थी और उनके हाव भाव से उनमें एक रहस्यमयी भाव आ रहा था। इस समय लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार के सामने का माहौल पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार था। आदर्श के अचानक प्रकट होने से सभी दंग रह गए। कौन? यतिन चिल्लाया। आदर्श ने यतिन की तरफ एक नजर डाली, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। ओह! यतिन ने भौहें चढ़ाईं। वो लंबे समय से एक ऊंचे पद का आनंद ले रहा था। अब उसे प्रशिक्षण के लिए स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश का अवसर मिला था और वो स्वाभाविक रूप से अहंकारी था। इस तरह की अवमानना से उसका हृदय क्रोध से जल उठा। एक पल के लिए वो निर्मला के लिए मुश्किलें खड़ी करने के बारे में भूल गया। निर्मला का निरीक्षण असल में मार्शल अलायंस के लिए उसके काम का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका इरादा लिन परिवार को बदनाम करने के साथ साथ लिन परिवार की एक प्रतिभाशाली लड़की के साथ छेड़छाड़ करना था। आदर्श ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और बेपरवाही से कहा, मैं दक्षिणी सागर से आया हूं। दक्षिणी सागर के एकांत द्वीप पर मैं कृपाण की तकनीकों का अभ्यास करता रहा हूं। इसमें महारत हासिल करने के बाद मैं कृपाण के मामले में बेजोड़ हूं। इसीलिए मैं हृदय भूमि में आया था, इस उम्मीद में कि मैं हृदय भूमि के सभी युवा कुलीनों को हराकर कृपाण संत की उपाधि प्राप्त कर सकूं। मैंने सुना था कि लिन परिवार की तलवार की तकनीकें प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैं उन्हें चुनौती देने के लिए खास तौर पर आया था। ऐसा कहकर न केवल ली अग्नि संप्रदाय के लोग दंग रह गए, बल्कि लिन परिवार के लोग भी दंग रह गए। ये आदमी कौन था? क्या वो बहुत ज्यादा अस्थिर नहीं था? कहने का मतलब है कि कृपाण चलाने में वो बेजोड़ था। वह स्वर्गयुग दुनिया के सभी कुलीनों को अकेले ही चुनौती देना चाहता था। हा 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 हा। ली अग्नि संप्रदाय के योद्धा जोर से हंस पड़े। सामान्य परिस्थितियों में जो लोग ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करते थे वे पूर्णतः मूर्ख होते थे, खासकर जब इस आदमी ने कहा कि वो दक्षिणी सागर से आया है। दक्षिणी सागर कैसा था? दक्षिणी सागर अविभाज्य सागर के दक्षिणी क्षेत्र में था और दक्षिणी सागर में केवल कुछ छोटे द्वीप थे जो जंगली लोगों के सुदूर क्षेत्र थे। दक्षिणी सागर में जितना आगे जाते स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यों उतनी ही पतली होती जाती, जिसके परिणाम स्वरूप खजाने की कमी होती जाती। ऐसे भयानक वातावरण में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता था? ऐसी जगह से आया एक मूर्ख शायद कुछ छोटे आदिवासी कबीलों को हरा चुका होगा, इसलिए उसे लगा होगा कि वो अजेय है। तो फिर वो गढ़ों के पारिवारिक कबीलों की भयानक शक्ति की कल्पना कैसे कर सकता था? तुम किस बात पर हंस रहे हो? आदर्श ने यतिन की ओर देखा और उपेक्षापूर्वक कहा,
मैं यहाँ लिन परिवार को डराने और उनकी प्रतिभा को चुनौती देने आया हूँ। तुम तो बिल्कुल भी लिन परिवार के नहीं लगते, इसलिए कोने में छिप जाओ, मेरी आंखों में खटकना मत। जैसे ही आदर्श ने ये शब्द कहे, उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं, जबकि उसने घमंडी व्यवहार अपना लिया। दूर ज्योति को अचानक आदर्श को देखकर हंसी आ गई। आदर्श अपनी भूमिका में इतना डूबा हुआ था, वह आदर्श का मकसद जानती थी। उसने ये शब्द कहे और ऐसा भाव इसलिए रखा ताकि लोगों को ये शक न हो कि वो लिन परिवार से जुड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिन परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। आदर्श का उपहास सुनकर और उसकी तिरस्कार भरी निगाहों को देखकर यतिन अब मुस्कुरा नहीं सका। वो ऐसा अपमान कैसे सह सकता था? तुम कौन हो? मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे दक्षिणी सागर के एक मूल निवासी पर दया आती है। अगर मैं तुम्हें अपनी पहचान भी बता दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। तुम जैसे व्यक्ति को मारना मेरे उस दर्जे का अपमान है जो स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश कर सकता है। हालांकि चूंकि तुम मरने पर अड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने दूंगा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो स्वर्ग या धरती पर कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जैसे ही यतिन ने बात की, उसने निर्मला की तलवार छोड़ दी और बिना किसी हथियार के उसने आदर्श के चेहरे पर मुक्का मारा। उसके हाथ अभी भी लाल लौ से जल रहे थे, जबकि गर्म लहर तेजी से आगे बढ़ रही थी। यदि किसी के चेहरे पर यह हमला हो जाए तो उसका चेहरा पूरी तरह जल जाएगा। हालांकि यतिन के इन्फर्नो मेटल मेल्टिंग हैंड के सामने आदर्श ने केवल उपहास किया। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं अपनी कृपाण चलाऊं। आदर्श ने भी यतिन पर वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हरकतों को बेहद घमंडी ही कहा जा सकता है। यतिन गुस्से से जोर से हंसा। उसे ये सोचकर भी यकीन नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख भी है जिसकी मूर्खता उसे ही मार डालेगी। उसका डैश इन्फर्नो मेटल मेल्टिंग हैंड धातु के हथियारों को तोड़ सकता था, इसलिए नंगे शरीर के सीधे संपर्क में आने पर वो अपने प्रतिद्वंद्वी को राख में बदल देता था। आग से सावधान रहो। यह देखकर कि आदर्श इससे बचने वाला नहीं है, निर्मला ने जल्दी से एक आवाज भेजी। हालांकि अचानक प्रकट हुआ वो अजीब आदमी पागल लग रहा था, पर आखिरकार उसने उसे बचा लिया था, इसलिए निर्मला नहीं चाहती थी कि उसका अंत घातक हो। हालांकि उसकी आवाज का प्रसारण बंद होने से पहले ही आदर्श का हाथ यतिन के हाथ से टकरा चुका था। काचा! उनकी उंगलियां आपस में टकराईं और लाल लपटें फूट पड़ीं। उनके नीचे की जमीन धंस गई और रेत का एक बड़ा हिस्सा लावा में बदल गया। भगवान एडवेंट टॉवर में आदर्श प्रतिदिन शुद्ध यांग लावा पूल में स्नान करता था, तो यतिन के अग्नि तत्व संबंधी छोटे छोटे नियम कैसे कुछ मायने रख सकते थे। आदर्श ने यतिन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी कुशलता से बाहर कूद पड़े? मैं सोच रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अचानक हुए घटनाक्रम ने यतिन को चौंका दिया। उसे लगा था कि आदर्श का हाथ उसके हाथ से निकल रही लपटों से जलकर राख हो जाएगा, लेकिन अब आदर्श को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय एक भयानक ऊर्जा और बेलगाम युआन क्यू उसके हाथ में उमड़ पड़ी। तू उद्धरण चिन्ह। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे ऐसा लगा जैसे जैसे उसका हाथ टूट जाएगा। इससे पहले कि यतिन अपनी बात पूरी कर पाते, आदर्श ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, मानो वो पकड़े हुए सांप को फेंक रहा हो। सट सट! यतिन के चीखने चिल्लाने पर हड्डियां चटकने की आवाजें सुनाई दीं। आदर्श ने जो हाथ पकड़ा था उसके सारे जोड़ फट गए और उसकी बांह उखड़ गई। अब वो लंगड़ा हो गया था और उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। और इस पल आदर्श ने उस पर कोई नरमी नहीं बरती। उसने यतिन का लड़खड़ाता हुआ हाथ पकड़ा और उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद आदर्श ने अपने दूसरे हाथ से यतिन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पापा! एक झटके के साथ साथ यतिन चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। आदर्श ने उसका आधा चेहरा कुचल दिया था। उसके चेहरे पर एक खूनी हथेली का निशान बना हुआ था। हालांकि आदर्श नहीं रुका। उसने यतिन को फिर से ऊपर खींचा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ यतिन के चेहरे के दूसरे हिस्से पर लगा। एक और स्पष्ट तड़प के साथ साथ आवाज सबके कानों में गहराई तक पहुंच गई। यतिन के मुंह से खून की उल्टी हुई और उसके कुछ दांत गिर गए। तुम! यतिन धक्कों से पूरी तरह स्तब्ध था। आदर्श से कुछ कहने की कोशिश करते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस समय आदर्श ने अपना हाथ फिर से उठाया। रुको! उद्धरण चिन्ह! यतिन ने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन आदर्श की हथेली उस पर टूट पड़ी और फिर आदर्श ने उसे थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। पा 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 पा! आदर्श ने यतिन के चेहरे पर दोनों तरफ थप्पड़ों की लगातार आवाजें सुनाई दी। हर थप्पड़ यतिन के सिर के दोनों तरफ पड़ा और उसका सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल रहा था। उसके चेहरे से लगातार खून बह रहा था और उसके मुंह से मांस के साथ साथ दांत भी बाहर निकल रहे थे।
कुछ सेकंड बाद यतिन का चेहरा पूरी तरह से भद्दा हो गया था, यहां तक कि थप्पड़ों से उसकी त्वचा भी उखड़ गई थी। किनारे पर निर्मला के साथ साथ लिन परिवार के अन्य शिष्य भी चौड़ी आंखों से देख रहे थे। आखिर क्या हुआ? दक्षिणी सागर का ये तलवार चलाने वाला कैसा इंसान था? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? यतिन को शेखी बघारना बहुत पसंद था। वो कहता था कि वो इतना शक्तिशाली है कि आदर्श और ज्योति से बिना किसी शर्मिंदगी के मुकाबला कर सकता है। दरअसल ताकत के मामले में वो ली अग्नि संप्रदाय के कुछ शीर्ष व्यक्तियों में से एक था। अगर वो लिन परिवार में होता तो उसकी उम्र के बहुत कम लोग उसे हरा पाते। किसी अज्ञात मूल के व्यक्ति द्वारा उसे इतनी बुरी तरह कैसे पीटा जा सकता है? उस व्यक्ति ने अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली जैसा उसने कहा था। उसने यतिन के नरक धातु पिघलने वाले हाथ को बलपूर्वक निष्क्रिय कर दिया था और उसने यतिन को एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ रखा था और अपनी मर्जी से काम कर रहा था। ताकत में अंतर मामूली नहीं था। यह स्पष्ट था कि ये कृपाण प्रयोग करता जो अपनी कृपाण निकाले बिना ही यतिन को इतनी आसानी से तबाह कर सकता था, कृपाण के मामले में सचमुच बेजोड़ था। अब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती थी कि वो स्वर्गयुग जगत के सभी प्रतिभाशाली कुलीनों को चुनौती दे सकता था। इससे लिन परिवार के शिष्यों को ऐसा लगा जैसे जैसे वे सड़क पर किसी साधारण से कपड़े पहने आदमी से टकरा गए हों जो पागलपन भरे अंदाज में दावा कर रहा था कि वो सम्राट है। और जब उन्होंने आखिरकार जांच की तो उन्हें पता चला कि वो सचमुच सम्राट था। क्या दक्षिणी सागर के द्वीपों में ऐसा कोई व्यक्ति था? लिन परिवार के शिष्य बेहद हैरान थे। यतिन के अनुचर दुष्ट आदर्श के डर से स्तब्ध थे। उनमें से किसी ने भी अपने मालिक को बचाने की हिम्मत नहीं की और वे बस देखते रहे कि उनके मालिक को आदर्श बेरहमी से पीट रहा है। जैसे ही आदर्श यतिन को बेरहमी से पीट रहा था, जिससे वो लगभग मरने की स्थिति में था, दूर से एक भयंकर आवाज सुनाई दी, नी छोटे बच्चे रुको। दूर से बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गर्जना आ रही थी। आदर्श ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रुका नहीं। वो यतिन को तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक उसका शरीर निढाल नहीं हो गया, मानो उसकी हड्डियां ही ना रह गई हों। फिर उसे मरे हुए कुत्ते की तरह एक तरफ फेंक दिया गया। ऐसा करने के बाद आदर्श ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति का सामना किया जो तेजी से आ रहा था। कुल 3 लोग थे। उनमें से 2 ली अग्नि संप्रदाय से थे, जबकि आखिरी व्यक्ति ने शेंतु परिवार के कुल का प्रतीक चिन्ह वाला पीला वस्त्र पहना हुआ था, जिससे यह स्पष्ट था कि वो शेंतु परिवार के कुल से था। जब से शेंतु परिवार का कबीला लिन परिवार के साथ साथ समझौता न करने की स्थिति में पहुंच गया, तब से शेंतु परिवार का कबीला लिन परिवार से संबंधित किसी भी मामले में शामिल हो जाता था, भले ही उससे कोई लाभ न होता हो। ये लोग 50 से ज्यादा उम्र के लग रहे थे। जब वे उड़कर ऊपर आए तो उनका रुख आक्रामक था और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वे आदर्श की जिंदा ही खाल उधेड़ देंगे। आदर्श 7 वर्षों से ईश्वर आगमन टावर में एकांत साधना कर रहा था और उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। बैंगनी क्रिस्टल होने और स्वर्ग नेत्र खुलने के कारण वो आसानी से उनकी साधना का स्तर बता सकता था। उनके साधना क्षेत्र युआन उद्घाटन क्षेत्र में दाओ बीज क्षेत्र से ऊपर थे। मार्शल साधना पथ ने सबसे पहले अपने शरीर में क्यूई को एकत्रित करने से पहले नींव रखने के लिए शरीर को प्रशिक्षित करने के 5 चरणों पर जोर दिया। जब उनके रक्त में बैंगनी क्यूई होती थी और उनकी मज्जा पूरी तरह से लाल हो जाती थी तो वे बैंगनी रक्त क्षेत्र में पहुंच जाते थे, और बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर एक योद्धा युआन आधार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए युआन आधार रख सकता था। युआन आधार क्षेत्र व्यक्ति के युद्ध पथ का प्रारंभिक चरण था। युआन आधार के भीतर बोया गया नाम मात्र का बीज दाओ बीज क्षेत्र था। एक बार जब दाओ बीज अंकुरित हो जाता तो वो युआन की नींव को तोड़ देता और धीरे धीरे परिपक्व हो जाता, जब तक कि वो एक स्वर्गीय दाव वृक्ष नहीं बन जाता जो स्वर्ग तक पहुंच जाता। और स्वर्गीय दाव वृक्ष के अंकुरण के प्रारंभिक चरण युआन नींव से दाव बीज के बाहर निकलने की प्रक्रिया को युआन उद्घाटन के रूप में जाना जाता था। दाव बीज को अंकुरित करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि योद्धा नाम मात्र के बीज को संगठित करने में सक्षम थे, लेकिन हो सकता है कि वे अपने पूरे जीवन में अपने एकमात्र दाव बीज को अंकुरित न कर पाएं, क्योंकि उनकी युआन नींव पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी या उनके नाममात्र के बीज की गुणवत्ता बहुत कम थी। ऐसे दाव बीज को मृत बीज के नाम से भी जाना जाता था। युआन आधार क्षेत्र को तोड़कर युआन उद्घाटन क्षेत्र में कदम रखने के लिए दाव बीज को अंकुरित करने में सक्षम होना यह साबित करता है कि वे दाव बीज क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। यदि किसी युआन उद्घाटन क्षेत्र के विशेषज्ञ को वैभव दिव्य साम्राज्य में रखा जाता तो उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में जाना जाता। संपूर्ण वैभव दिव्य साम्राज्य के अरबों लोग भी कुछ 100 वर्षों की अवधि में एक भी ऋषि को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते, और यदि कोई प्रकट भी होता तो वे आमतौर पर युआन की नींव से बाहर निकलने में मुश्किल से ही सक्षम होते और युआन उद्घाटन क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में ही अपनी प्रगति को हमेशा के लिए रोक देते। हालांकि फिर भी उन्हें वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य सम्राट के समकक्ष शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा। वे एक प्राचीन पारिवारिक कुल की स्थापना कर सकते थे और ये सुनिश्चित कर सकते थे कि उनका कुल सदैव समृद्धि का आनंद उठाए।
जहां तक स्वर्गयुग दुनिया का सवाल है, वहां अनगिनत विशेषज्ञ थे और वैभव दिव्य साम्राज्य उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। फिर भी युआन ओपनिंग योद्धा अभी भी स्वर्गयुग दुनिया में आम नहीं थे और उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था जो कुछ पहलुओं में प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। उदाहरण के लिए आदर्श ने पहले ही धुंधले फे सागर में एक 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन को मार डाला था, जिससे श्वेत उड़ान संप्रदाय के कई अनुयायी बच गए थे। श्वेत उड़ान संप्रदाय उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध गुटों में से एक था, लेकिन उनका सबसे बड़ा बुजुर्ग युआन उद्घाटन क्षेत्र के मध्य चरण में ही था। ऐसा महान बुजुर्ग एक निवारक बनाने के लिए पर्याप्त था, और ऐसा साधना क्षेत्र किसी को एक संप्रदाय का संरक्षक बनने की अनुमति देता था। जो लोग वास्तव में युआन उद्घाटन क्षेत्र से आगे निकल सकते थे, उन्हें आम लोगों द्वारा एम्पायरियल किंग्स के रूप में जाना जाता था। जिन गुटों के पास स्वर्गिक राजा थे, वे निश्चित रूप से स्वर्गयुग दुनिया की सर्वोच्च शक्तियां थीं। इनमें लिन परिवार, ली अग्नि संप्रदाय और शेनतू परिवार कबीला शामिल थे। इन पारिवारिक कुलों में स्वर्गिक राजाओं की संख्या बहुत कम और दूर दूर तक थी। जब आकाश राज ने चरवाहे लड़के को लुभाने के लिए आदर्श का इस्तेमाल करके चू प्रांत शहर में जाल बिछाया था, तो उसने एक स्वर्गिक राजा 10,000 स्वर्गिक राजा को आमंत्रित किया था। 10,000 एम्पायरियल राजा ने कई युआन ओपनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ मिलकर शेफर्ड बॉय से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी वे शेफर्ड बॉय के हाथों परास्त हो गए। यहां तक कि 10,000 एम्पायरियल राजा को भी शेफर्ड बॉय ने मार डाला था, और इस वजह से आकाश राज ने शेनतू परिवार के कुल में अपनी बहुत प्रतिष्ठा खो दी थी। बाद में आकाश राज ज्योति से शादी करके परिवार में अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर सकता था, लेकिन आदर्श ने उसकी योजनाएं ध्वस्त कर दी। फिर उसे क्रूर यातनाएं सहने के लिए लिन परिवार की काल कोठरी में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति भी लूट ली गई। अंततः शेनतू परिवार के कुल को आकाश राज को वापस पाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय तक आकाश राज पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। उसकी आखिरी बाजी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में लगी थी, लेकिन इस बार उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं को शेनतू परिवार के कुल में एक निश्चित दर्जा प्राप्त था और वे एक बुजुर्ग की जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम थे। यहां तक कि 1000 हाथ वाली दादी भी युआन ओपनिंग क्षेत्र के शिखर पर थीं। इन वर्षों में 1000 हाथ वाली दादी शेनतू परिवार के लोगों का नेतृत्व करते हुए अभेद्य सागर में अनंत भंवर के चारों ओर गश्त लगाती रही थीं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग कई विशाल सेनाएं स्थापित करने में किया, ताकि महान महारानी के रहस्यमय राज्य के प्रवेश द्वार के चारों ओर 50,000 किलोमीटर के दायरे पर नजर रखी जा सके। उनकी नजरों से जरा सी भी गड़बड़ी छिपी नहीं रह सकती थी। उसने आदर्श के निशान ढूंढने की कसम खाई, और अब वो एक पागल राक्षस से अलग नहीं थी। जहां तक इस बुजुर्ग का सवाल है, जिसे शेनतू परिवार के कबीले द्वारा लिन परिवार में भेजा गया था, उसकी जिम्मेदारी लिन परिवार की गतिविधियों पर नजर रखना था। वो युआन ओपनिंग क्षेत्र के शुरुआती मध्य चरणों में था। नीच छोटे बच्चे, मैंने तुम्हें रुकने का आदेश दिया था, क्या तुम बहरे हो? ली अग्नि संप्रदाय का बाहरी बुजुर्ग जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उसने ही आदर्श को रुकने के लिए चिल्लाया था, लेकिन आदर्श ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक जूनियर उसे अनदेखा करे? उसने आदर्श को घूरा। युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा होने के नाते उसने बहुत पहले ही अपनी स्वर्गीय आंख खोल ली थी, और लोगों को भेदने की एक तकनीक भी उसके पास थी। हालांकि आदर्श रहस्यमय था और अपनी साधना के स्तर को छिपाने के लिए किसी रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करता था, जिससे वो एक ही समय में झूठा और असली लगता था। फिर भी ली अग्नि संप्रदाय का ये बुजुर्ग यह समझ सकता था कि आदर्श का साधना स्तर युआन उद्घाटन क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। अगर ऐसा था तो आदर्श तो बस जूनियर था। भाई, उस पर बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे पकड़ लो और ली अग्नि संप्रदाय के पास भेज दो, ताकि उसका निपटारा हो जाए, शेनतू परिवार के मुखिया ने कहा, और आदर्श पर हमला करने ही वाला था। तभी लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार से एक बूढ़े की आवाज सुनाई दी, सब लोग रुको। सभी ने आवाज की ओर देखा और देखा कि एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी, जिसकी गोल छोटी आंखें थीं, लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार से बाहर उड़ रहा था। वो मोटा जरूर था, पर उसकी रफ्तार कमाल की थी। तेज कदमों से चलते हुए वो पहुंच ही गया था। वो लिन परिवार की सुरक्षा का प्रभारी बाहरी बुजुर्ग था। कनिष्ठों के बीच झगड़े में उसका प्रकट होना उचित नहीं था, लेकिन अब जब विरोधी पक्ष के कनिष्ठ की पिटाई हो चुकी थी और बड़े लोग सामने आ गए थे, तो उसके पास प्रकट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब लोग कृपया जल्दबाजी ना करें। क्या बात है? मोटे अधेड़ उम्र के उस आदमी ने शांतिदूत की भूमिका निभाई। अपनी मासूम शक्ल सूरत से वो एक अच्छा इंसान लग रहा था। हालांकि जब आदर्श ने यतिन की भयानक स्थिति देखी, तो उन्होंने उस मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में शादेनफ्रॉयड की एक झलक देखी। इतने वर्षों तक मार्शल अलायंस के साथ साथ कई गुटों द्वारा दमन किए जाने से इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिन परिवार के सभी सदस्य नाराज थे। मोटे कियाओ, बेवकूफी बंद करो। मेरे लिए अग्नि संप्रदाय के किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार पर बहुत बुरी तरह पीटा गया है। तुम्हारे लिन परिवार को इस मामले में हमारे लिए अग्नि संप्रदाय को जवाब देना होगा,
ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी का नाम लिन कियाओ था। वो लिन परिवार की सुरक्षा का प्रभारी था, इसलिए स्वाभाविक था कि वो ली अग्नि संप्रदाय के उस बुजुर्ग को जानता था जो उन पर नजर रख रहा था। लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार पर यतिन और कंपनी के दुर्व्यवहार के बावजूद यह आसानी से देखा जा सकता था कि ली अग्नि संप्रदाय ने लिन परिवार से पिटाई के बारे में जवाब मांगकर कितना अत्याचार किया था। लिन कियाओ का मोटा चेहरा कुछ बार हिला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग के पास खड़े शेंतु परिवार के कबीले के बुजुर्ग ने कहा, भाई, हम आने वाले समय में लिन परिवार से हिसाब बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बदमाश को पकड़कर वापस लाना चाहिए और अच्छी तरह पूछताछ करनी चाहिए। जैसे ही शेंतु परिवार के कबीले के बुजुर्ग ने बात की, उसकी आंखें घूम गईं और उसके पास पहले से ही टेढ़े विचार थे। उसे ये अविश्वसनीय लग रहा था कि दक्षिणी सागर के द्वीपों का कोई निवासी यतिन को इतनी आसानी से हरा देगा। हालांकि उसके सामने जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसे शक होने लगा कि इस निवासी को दक्षिणी सागर के द्वीपों में कोई अद्भुत अवसर मिल गया है। एक योद्धा के लिए अवसरों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरअसल स्वर्गयुग दुनिया की कई विश्व प्रतिभाओं के अपने रहस्य थे। आमतौर पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी जूनियर के अवसरों की लालसा नहीं रखता, हालांकि हर किसी का ऐसा लक्ष्य नहीं होता। इसके साथ साथ शेंतु परिवार का ये कुल वृद्ध तकनीकी रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसकी साधना का स्तर युवान उद्घाटन क्षेत्र के मध्य चरणों तक पहुंच गया था, फिर भी वो अब युवा नहीं था। उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी और वो युवान उद्घाटन क्षेत्र के अंतिम चरणों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। स्वर्ग का राजा बनने की तो बात ही छोड़ दें। इस समय दक्षिणी सागर से आए आदर्श की अचानक उपस्थिति ऐसी अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसे इस बदमाश पर खजाना खोजने की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो आदर्श को वापस लाकर उससे पूछताछ करता और कोई खजाना न पाता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आदर्श का कोई इतिहास नहीं था और वो बंजर दक्षिणी सागर का एक प्रतिभाशाली युवा था। उसे मार डालने से भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। ओह, आप योजना बना रहे हैं। ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग को शेंतु परिवार कबीले के बुजुर्ग के इरादों का एहसास हुआ। हे, उसे पूछताछ के लिए वापस लाना, और अगर बाकी सब नाकाम हो जाए तो आत्मा की खोज से शायद मुझे कोई खजाना भी मिल जाए। जब ऐसा होगा तो हम तीनों में बराबर बांट लेंगे, शेंतु एल्डर ने बेपरवाही से कहा। वो एक लालची आदमी था और हालांकि उसे आदर्श के खजाने पर लालच था, उसने कभी नहीं सोचा कि आदर्श के पास इतना कीमती खजाना होगा कि वे तीनों उसके लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। ठीक है, ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया जब उन्होंने अपने अंतरस्थानिक वलय को हाथ से छुआ। उनके दिल में हत्या की नीयत जल उठी थी। लिन परिवार के कुल, मैं असल में तुमसे हिसाब बराबर करना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए अग्नि संप्रदाय के शिष्य तुम्हारे लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार पर घायल हो गए थे, लेकिन मैं इतना आलसी हूं कि इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकता। तो भूल जाओ, मैं इस दक्षिणी समुद्री जंगली को ले जा रहा हूं। ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग के अत्याचारी होने से लिन परिवार के शिष्य चिंतित हो गए। आदर्श ने यतिन को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे उन्हें एक कठिन परिस्थिति से बचाया गया और साथ ही उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिला। ये कहा जा सकता है कि आदर्श उनके लिए आगे आ रहा था। हालांकि अब वे असहाय होकर ये नहीं देख सकते थे कि आदर्श को उनके क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। बड़े, जल्दी करो और उन्हें रोको। ठीक है, उस दक्षिणी सागर वाले ने सीनियर सिस्टर निर्मला को बचा लिया। कोई बात नहीं, भले ही आपने हमें धमकाए जाने की अनदेखी की हो, लेकिन जब एक बाहरी व्यक्ति हमारे लिए आगे आ रहा है तो क्या आप इन बूढ़े ली अग्नि संप्रदाय के कमीनों को उसे अपंग बनाते हुए देखते रहेंगे? लिन परिवार के एक ईमानदार युवक ने नाराजगी से कहा। वो जानता था कि दक्ष शुरू से ही पहाड़ के प्रवेश द्वार पर मौजूद था। उसे सब कुछ साफ साफ देखना चाहिए था, लेकिन वो तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि आखिरी उपाय ना हो। और इस समय दक्ष भी अपने दिल में विलाप कर रहा था। वो भी इस तरह से कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये ऊपर से आदेश था। पहाड़ के प्रवेश द्वार को थामे रखने की बारी जब उसकी थी, तब ऐसी बदकिस्मती क्यों हुई? जहां तक दक्षिणी सागर के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के अचानक प्रकट होने की बात है, तो उसने पहले ही उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी। ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए अगर उसने सूचना न भी दी होती तो भी मामला गंभीर होते ही लिन परिवार के विशेषज्ञ यहां दौड़ पड़ते। अब उसे बस इस मामले को टालना था। अगर दक्षिणी सागर वाले को ले जाने की खबर फैलती तो लोग उनके लिन परिवार को बेहद कायर कहकर उसकी आलोचना करते। न सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों को अपमान सहना पड़ा, बल्कि जब दूसरे लोग उनके पक्ष में खड़े हुए और उन्हें पीट पीट कर मार डालने वाले थे, तब भी लिन परिवार मूक दर्शक बना रहा। ये लिन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और इस समय ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने पीछे एक अन्य बुजुर्ग से कहा, कनिष्ठ भाई, उस छोटे बदमाश को सीधे अपंग बना दो। ये कहते ही उसके पीछे काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत हमला कर दिया।
और उसी समय ली अग्नि संप्रदाय और शेन तू परिवार कबीले के बुजुर्गों ने दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष की ताकत उन चारों में सबसे मजबूत थी, लेकिन उनमें से दो के साथ साथ मिलकर काम करने से वे उसे दूर करने में सक्षम होंगे। वे आदर्श को सीधे अपंग करने और उसे जबरन ले जाने के लिए बिजली के तरीकों का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। ओह! दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। दो बुजुर्गों को एक साथ उस पर हमला करते देख जैसे जैसे कोई लहरें उठ रही हों, वो न तो बच सका और न ही पीछे हट सका, क्योंकि उसके पीछे लिन परिवार के छोटे भाई खड़े थे। उसे मजबूरन उनका सामना करना पड़ा। और इसी समय ली अग्नि संप्रदाय के अंतिम बुजुर्ग आदर्श के सामने प्रकट हो चुके थे। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और उनसे एक भयानक चूषण शक्ति उत्पन्न हुई। आसपास की रेत और बजरी, यहां तक कि दूर तक फैले बांस भी इस चूषण शक्ति में उलझ गए और एक विशाल भंवर बन गया। आदर्श का शरीर भंवर में फंस गया। वो अचानक जमीन से ऊपर उठ गया। कानूनों को निगलना? आदर्श घबरा गया। स्वर्गयुग दुनिया में निगलने के नियम दुर्लभ थे। जैसे ही कोई इसमें महारत हासिल कर लेता, वो बेहद शक्तिशाली हो जाता। ये आश्चर्य की बात थी कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास, जिसकी सारी क्षमता समाप्त हो चुकी थी और जो जीवन भर युवान ओपनिंग क्षेत्र के मध्य चरण में फंसा हुआ था, ऐसे साधन थे। वास्तव में किसी भी युवान ओपनिंग विशेषज्ञ को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि इनगल्फिंग कानून के हमले के खिलाफ आदर्श की आंखों में एक उग्र लड़ाई की भावना चमक उठी। उन्होंने अशांत ऊर्जा प्रवाह में अपने शरीर को स्थिर किया और बलपूर्वक पीछे हट गए। चीला! आदर्श की सुरक्षात्मक युवान क्यूई, साथ ही उसकी शर्ट को एनगल्फिंग शक्ति द्वारा फाड़ दिया गया, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियों की आकृति प्रकट हो गई। उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा था और उसे जलन हो रही थी। फिर भी आदर्श ने एक लंबी दहाड़ लगाई जो सीधे बादलों में जा गिरी। क्लैंग! एक कृपाण को बाहर निकाला गया और एक गर्जना के साथ साथ आदर्श ने अपनी कृपाण से वार किया। एक ऐसा वार जो पहाड़ों को चीर सकता था और समुद्र को विभाजित कर सकता था। इस हमले में कृपाण की वो नीयत शामिल थी जो उसने कृपाण मकबरे से सीखी थी, और साथ ही शुद्ध यांग तलवार महल से तलवार की चाल भी। ये कहा जा सकता है कि ये कृपाण हमला पूरी तरह से आदर्श का था। अद्वितीय कृपाण दाव, अदम्य इच्छा शक्ति के साथ साथ आगे बढ़ते हुए। कचा! आदर्श की कृपाण ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग के निगलने वाले भंवर पर जा लगी। ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट हुआ और ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा एकत्रित ऊर्जा सीधे विस्फोटित हो गई। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। इस पल उसका दिमाग खाली हो गया। वो स्वर्गयुग जगत के एक शीर्ष गुट का एक एल्डर था। हालांकि वो बाहरी तौर पर एक एल्डर था, लेकिन वो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कोई जूनियर विरोध कर सके। एक संप्रदाय का बुजुर्ग अपने कनिष्ठ को कैसे नहीं हरा सकता? इस दक्षिणी सागर के लड़के का साधना स्तर क्या था? क्या वो सचमुच सिर्फ दाव बीज क्षेत्र का योद्धा था? उसके पास इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय आदर्श का ब्लेड पलट गया था और एनगल्फिंग भंवर को तोड़कर उसके गले पर वार कर रहा था। मौत को न्योता। एक जूनियर द्वारा इस हद तक मजबूर किए जाने पर उन्हें शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। उसने युआन क्यू इकट्ठा किया और उसके हाथों में एक छड़ी भूत की तरह प्रकट हुई। दोनों हाथों से छड़ी पकड़े हुए उसने आदर्श की कृपाण पर वार किया। आमतौर पर कृपाण के मुकाबले लाठी का पलड़ा भारी होता है, लेकिन आदर्श की कृपाण की गति अदम्य थी। एक उफनती लहर की तरह वो पूरी तरह से टूटकर गिर पड़ी। उसमें न तो कोई दरार थी जिससे फिसला जा सके, न ही प्रतिरोध का कोई रास्ता। बूम! एक वज्रपात की तरह आदर्श की कृपाण क्यूई ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग की सुरक्षात्मक युआन क्यूई पर वार किया। जैसे ही युआन क्यू उसके शरीर में प्रवेश किया, एक भयानक झटका लगा। एक कर्कश ध्वनि के साथ साथ ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग की सुरक्षात्मक युआन क्यू टूटने लगी। पेंग! उसकी युआन क्यू फट गई और कृपाण का ब्लेड उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल आया, जिससे खून की एक धार फैल गई। ली अग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग ने घुरघुराहट की और तेजी से पीछे हट गए। 10 कदम से ज्यादा लगातार पीछे हट के बाद उन्होंने अपनी छाती पर लगे घाव को थाम लिया। दूसरे हाथ से लाठी पकड़े उन्होंने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए उसे एक चट्टान पर पटक दिया। आप, ये कैसे संभव है? ली अग्नि संप्रदाय के इस बुजुर्ग ने अविश्वास से आदर्श को देखा। इस समय आदर्श खून से सना कृपाण पकड़े हुए था। उसकी कमीज के बड़े बड़े टुकड़े फट गए थे। उसकी छाती और पेट खून की लकीरों से भरे हुए थे। ये खून के निशान उसके शरीर को चीरते हुए एनगल्फिंग लॉस के निशानों के कारण बने थे। पहले हुए संघर्ष में उसने जोरदार तरीके से एनगल्फिंग नियम का उल्लंघन किया था। उसकी सारी ऊर्जा कृपाण के ब्लेड पर इकट्ठा हो गई थी, जिससे वो अपने दुश्मन को एक ही वार में हरा सकता था। यद्यपि आदर्श को पहले की तुलना में संघर्ष में अधिक लाभ नहीं मिला था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी पुरानी पीढ़ी का एक विशेषज्ञ था। ये पहली बार था जब आदर्श ने स्वर्गयुग के शीर्ष विश्व गुट के एक बुजुर्ग से सीधे मुकाबला किया था। न केवल वो हारा नहीं, बल्कि उसने लाभ भी उठाया। आसपास के लिए अग्नि संप्रदाय और लिन परिवार के शिष्य इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुए?
कनिष्ठों के लिए वे अपने परिवार के कुल के बुजुर्गों से एक विशाल खाई से अलग थे जिसे पार करना असंभव था, और अब दक्षिणी सागर का ये व्यक्ति इस विशाल खाई को पार करने में कामयाब हो गया था। युवा पीढ़ी के सदस्य होने के नाते उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पुरानी पीढ़ी के एक विशेषज्ञ को घायल कर दिया। क्या ये सच था? वहां मौजूद कनिष्ठों की उपेक्षा करते हुए लिन कियाओ और ली अग्नि संप्रदाय तथा शेनतु परिवार के अन्य 2 बुजुर्ग भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। वे तो आगे भी वार पलटवार करना भूल गए। आदर्श के हमले से झटका बहुत ज्यादा था। युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से मेल खाता था। क्या वो सचमुच जूनियर है? किसी ने अविश्वास से पूछा। हो सकता है कुछ लोगों के पास कोई विशेष साधना तकनीक या सौंदर्य तकनीक हो जिससे वे हजारों साल की उम्र में भी जवान दिखते हों। कुछ लोगों को शक था कि आदर्श भी ऐसा ही मामला है। हालांकि दक्ष ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि आदर्श की ताकत दाओ बीज क्षेत्र की ताकत थी। अगर हजारों साल जीने वाला एक बूढ़ा आदमी दाओ बीज क्षेत्र के साथ साथ युआन ओपनिंग क्षेत्र को छलांग लगाकर पार करने की क्षमता रखता था, तो ये कैसे संभव था कि वो दाओ बीज क्षेत्र में ही रह गया? वो शायद एक स्वर्गिक राजा बन गया होता। इससे ये पता चला कि वो वास्तव में जूनियर था। आदर्श ने अपनी कृपाण की नोक पर लगे खून को धीरे धीरे छुआ और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तो ये एक ऋषि का खून है। युआन उद्घाटन क्षेत्र ये एक वैभव दिव्य किंगडम ऋषि के बराबर था, और आज उसकी तलवार की नोक ऐसी ही एक शख्सियत के खून से रंग हुई थी। जैसे ही आदर्श ने खून को देखा, उसकी आंखों में लड़ने की भावना झलकने लगी। जब वो क्लाउड वाइल्डरनेस में था, तब भी वो दिव्य रक्षक दल में एक पद पाने के लिए बेताब था। विक्रम ने उसे कई बार मौत के मुंह में धकेल दिया था, और उस समय ऋषि आदर्श के लिए अप्राप्य मिथकों की तरह थे। अब उसके पास पहले से ही ऋषियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी।